औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड फिनोल। मतलब आपके पास तीन कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और आपके पास अल्कोहल। इन तीनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों है, हमने इसका रीजन आज देखना है। तो मैंने यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि मोर एसिडिक है देन फिनोल एंड अल्कोहल। फिर इसी तरह से अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो ये आपके पास मोर एसिडिक है देन अल्कोहल लेकिन लेस एसिडिक है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा क्यों है, हमने इसका रीजन देखना है। फिर इसी तरह से अल्कोहल को अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों से आपके पास लेस एसिडिक होता है, तो हमने आज इसका रीजन देखना है। अब रीजन हम दो तरह से देखेंगे। एक हम देखेंगे रीजन वन ऑन द बेसिस ऑफ पीकेए आरकेए वैल्यूज, जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उससे हम देखकर कंपेयर करके बता सकते हैं कि क्यों आपके पास ये एसिडिक है या बेसिक है और किस वजह से है। फिर इसी तरह से रीजन टू में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जब भी आपके पास कोई एसिड आयनाइज हो जाता है तो उससे आपके पास कंजुगेट बेस बनता है, तो हम उस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखेंगे। और इसी तरह से आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगे हमारे पास कुछ पीकेए या केए वैल्यूज, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो हम उस वैल्यू को देखेंगे और फिर हम बताएंगे कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक है। तो इस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जनरल फार्मूला बता देता हूं, बाद में हम इसको प्रूफ भी करेंगे। हम देखते हैं आपके पास रीजन वन ऑन द बेसिस ऑफ पीकेए और केए वैल्यूज। आपके पास एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो आपके पास पीकेए बन जाएगा। तो हम अगर देखें तो इसके साथ क्या रिलेशन बनता है, तो पीकेए आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास 1 बाई एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं तो आपके पास जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा आपके पास पी के वैल्यूज इतनी कम होनी चाहिए। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी का और आपके पास जो पी के वैल्यू है इसका आपस में इनवर्स रिलेशन है। या इस बात को हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर हम के वैल्यू को देखें क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के मतलब एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। मतलब इसका ये है अगर मैं के वैल्यू ज्यादा करूंगा तो एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एसिडिटी और के का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमें पता है, तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया हुआ है। इसी तरह से क्योंकि के और आपके पास जो पी के है ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, तो लिहाजा अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पीए के साथ कंपेयर करूंगा तो पीए और ये आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड होंगे। इसी तरह से अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देख लूं तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ठीक है, मतलब सिंपल अल्फाज में क्या है, अगर जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमने इन दो बातों को देखना है और हम प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा कैसे है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अभी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसका अपोजिट ले तो पी के आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बहरहाल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल इन तीनों की एसिडिटी की कंपैरिजन करना है, ये क्यों ज्यादा एसिडिक है और ये आपके पास इससे तो लेस एसिडिक है लेकिन अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ऐसा क्यों है, और ये आपके पास दोनों से वीक एसिड क्यों है, इस बात को हम देखेंगे। तो हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात की है कि भाई हम इसको दो तरीकों से देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीकेए और केए वैल्यू जो कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल है, और दूसरा रीजन हम थ्योरेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, या जो कुछ भी है हम इसको देख लेंगे, बहरहाल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास
फिनोल से और अल्कोहल से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा क्यों है, हमने इसका रीजन देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड होता क्या है। ठीक है ना, तो एसिड आपके पास ऐसा स्पीशी है जो वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो जाहिर बात है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है तो ये इसलिए आपके पास एसिड है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। अब जो ज्यादा आसानी के साथ देगा वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो आसानी से नहीं देगा वो आपके पास वीक एसिड होगा। तो हम इसकी रीजन देखने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम देखते हैं तो आपके पास ये मोर एसिडिक है देन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल से दोनों से ज्यादा आपके पास क्या है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसकी रीजन क्या है, तो मैंने आपको कहा था कि दो रीजन हम इसके देंगे। एक रीजन आपके पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ pKa एंड, या चूंकि आपस में इनवर्स रिलेटेड हैं तो हम Ka वैल्यू भी देख सकते हैं। अब ये चीज आपके पास एक्सपेरिमेंटल है, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हमारे पास pKa और आपके पास Ka वैल्यूज आएंगे। उस वैल्यू को हम देखेंगे कि ये ज्यादा है या कम है। तो रिलेशन मैंने आपको बताया हुआ था ऑलरेडी। अभी हम ये देखते हैं कि आपके पास जो pKa है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एसिडिटी के साथ। ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है ना, मतलब एसिडिटी अगर बढ़ जाए तो उसकी pKa वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और हमने कंपैरिजन किस में करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल में और फिनोल में। अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लिखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3COOH, तो ये आ गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी pKa वैल्यू देखें तो वो आपके पास ऑलमोस्ट 4.76 है। और इसी तरह से अगर मैं फिनोल को देखता हूं तो ये आपके पास इसकी वैल्यू अगर आप लोग चेक करें तो इसकी वैल्यू है बच्चों आपके पास ऑलमोस्ट 10 इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, 10 इसकी वैल्यू है। और अगर हम अल्कोहल को देखते हैं, जैसे आपके पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, अगर इसकी वैल्यू देखें तो आपके पास pKa ऑलमोस्ट इक्वल टू आपके पास 16 है। ठीक है, तो ये तो सिंपल से रीजन है, बुक में ये वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, आप देखेंगे और रिलेशन का आपको पता होना चाहिए कि pKa का और आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ का या एसिडिटी का आपस में क्या रिलेशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो अब इस ऑर्डर को अगर हम देखते हैं तो आपके पास pKa वैल्यू ये सबसे कम है, फिर उससे ये ज्यादा है और ये आपके पास सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा हम pKa वैल्यू ज्यादा करेंगे, अगर हम pKa वैल्यू ज्यादा करेंगे तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखें सबसे कम वैल्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा आपके पास, एसिडिक होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या है, सबसे ज्यादा कम pKa वैल्यू की वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद इसकी वैल्यू मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कम है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। और सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है तो आपके पास ये लीस्ट एसिडिक होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू हम देख सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू इसकी है, फिर इसकी है, और फिर आपके पास सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। क्योंकि हमारे पास pKa और आपके पास एसिडिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, इसलिए जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके पास एसिडिक होगा। तो आपके पास pKa वैल्यू इसकी क्या है, सबसे कम है, तो जिसकी pKa वैल्यू सबसे कम होगी वो आपके पास उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसकी pKa वैल्यू सबसे कम है। फिर उसके बाद ये है और सबसे लास्ट में ये वाला है। तो ये तो आपके पास एक रीजन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ pKa और आपके पास Ka वैल्यूज। सेकंड रीजन है जो कि आपके पास थ्योरेटिकल है और उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये एक रीजन थी जिसकी वजह से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base, on the basis of stability of conjugate base। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं इनकी तीनों की वैल्यूज। अगर आप लोग देखें बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे आपके पास क्या है, लेट्स सपोज मैं जनरल लिख लेता हूं R C डबल बॉन्ड O
और आपके पास क्या है OH। तो ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो चूंकि ये एसिड है इसलिए वाटर के अंदर ये आपके पास डिसोसिएट होगा, चूंकि वीक एसिड है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास O नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। प्लस आपको क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन या फिर आपके पास हाइड्रोजन आयन, ये मिलता है। तो जो चीज वाटर में हाइड्रोनियम आयन देता है या हाइड्रोक्सिल आयन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एसिड बोलते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको क्या मिला, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस आपको हाइड्रोनियम आयन मिला, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों अगर हम डिसॉल्व कर लेते हैं किसको, फिनोल को, ठीक है ना, OH और आपके पास बेंजीन रिंग, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा आपके पास, ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोनियम आयन प्लस फिनोऑक्साइड आयन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो आपके पास ROH, ये अल्कोहल है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब आपके पास H3O प्लस, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन प्लस RO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं अल्क ऑक्साइड आयन। तो जब हम अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंजुगेट बेस बनाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, अल्क ऑक्साइड का नाम देते हैं। और जिस वक्त हम फिनोल को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो आपके पास कंजुगेट बेस बना देता है। अब इस कंजुगेट बेस को हम क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन का नाम देते हैं। तो फिनोल का कंजुगेट बेस क्या होता है आपके पास, फिनोक्साइड आयन होता है। और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे भी कंजुगेट बेस बनता है। अब इस कंजुगेट बेस को हम क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पर कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और फिनोल को वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। और अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करने पर आपके पास अल्क ऑक्साइड आयन बनता है। अब इस केस में आपके पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये आपके पास कंजुगेट बेस है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस केस में जो फिनोक्साइड आयन है वो कंजुगेट बेस है आपके पास फिनोल का। इस केस में जो अल्क ऑक्साइड आयन है वो आपके पास अल्कोहल का क्या है, कंजुगेट बेस है, क्योंकि एसिड और उसका कंजुगेट बेस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। और मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था अभी, अगर हम, ये है आपके पास कंजुगेट बेस, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, कंजुगेट बेस है, C बेस लिख लेता हूं मैं। और इसका जो कंजुगेट बेस है ना ये आपके पास इन दोनों से क्या है, मोर स्टेबल है। और इसके बाद हम इस कंजुगेट बेस को देखें तो ये आपके पास क्या है, लेस स्टेबल है। और अगर हम इसको देखें तो ये वाला कंजुगेट बेस आपके पास क्या है, लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल ये। तो ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। आप ऐसे क्यों है हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और इस चीज को देखते हुए हम एक फार्मूला बताते हैं कि आपके पास क्या है जी, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of conjugate base। मतलब इससे क्या है कि जितना आपके पास कंजुगेट बेस स्टेबल होगा किसी भी एसिड का, वो आपके पास उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता होगा, मतलब उतना ज्यादा एसिडिक होगा वो। अगर हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखें, अगर वो ज्यादा है तो वो आपके पास एसिड भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। अब हमने इसी बात को एक्सप्लेन करना है कि भाई ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, उसके बाद ये वाला स्टेबल क्यों है और ये सबसे लीस्ट स्टेबल क्यों है, हमने इसको डिटेल में देखना है। तो मैं यहां से ही आगे एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये आपके पास स्टेबल है, ये आपके पास क्या है, मोर स्टेबल है। भाई स्टेबल क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, रेजोनेंस। मतलब हम ये सिंपल बोल सकते हैं कि जो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। और रेजोनेंस आपको पता है जिस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी आती है, यही तो इसकी एप्लीकेशन है।
तो कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से बनते हैं, हमें इसको देख लेते हैं। अब ये बस R C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास O नेगेटिव, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रेजोनेंस एरो है डबल हेडेड, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये आपके पास इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहां से ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब आपके पास क्या बन जाएगा, R C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये और ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब वापस ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो वापस ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो कार्बोक्सिलेट आयन है इनके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं इन दोनों को मिलाकर, इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, R C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये तो हो। अब चूंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो आपके पास डबल और सिंगल बॉन्ड नजर आता है, फिर यहाँ पर डबल और यहाँ पर सिंगल नजर आता है, दरअसल ये आपके पास सेम बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों एक तरह के बॉन्ड है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में डीलोकलाइज है, डीलोकलाइजेशन शो करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कि थोड़ा सा चार्ज इस पे आएगा और ये चार्ज इस पे आएगा थोड़ा सा, मतलब जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी आपके पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसमें आपके पास दो ऑक्सीजन के दरमियान में जो नेगेटिव चार्ज है इसकी डीलोकलाइजेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दोनों ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। तो इस वजह से इसके अंदर क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। भाई जब ये वाला कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और जब आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं बनाएगा। तो जब नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन इस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, तो वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर आप लोग देखें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास दोनों केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है। जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों केसेस में किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके, और नेगेटिव चार्ज इन दोनों स्ट्रक्चर की केस में दोनों बार आपके पास किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा, अब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लूं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ये बात तो समझ आ गई है कि कार्बोक्सिलेट आयन बेसिकली आपके पास क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब मैं फिनो ऑक्साइड आयन को ले लेता हूं, O नेगेटिव, और आपके पास ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सिंगल डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो लिहाजा ये इधर शिफ्ट होगा, यहां से ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहां पर आपके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहां पर, और आपके पास क्या है, यहां पर है। अब क्या होगा कि फिर से ये नेगेटिव चार्ज सिंगल, फिर आपके पास डबल बॉन्ड, आपस में कंजुगेशन है, तो फिर क्या होगा, यहां पर भी रेजोनेंस होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आपके पास एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड यहां पर, और आपके पास यहां पर फिर से ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, यहां से ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो फिर से आपके पास एक और स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड O, और आपके पास ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आपके पास होगा डबल बॉन्ड। फिर से अगर हम देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर इसका और भी बन सकता है, यहां से ये वाला इधर शिफ्ट हो जाए, अगेन ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास O नेगेटिव, फिर से आपके पास ये फिनो ऑक्साइड आयन बन जाएगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और फिर आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड, और फिर आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड। तो पहला जो स्ट्रक्चर है और आपके पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप लोग देखें तो लोकेशन या पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, बाकी आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो रेजोनेंस यही होता है कि जिसमें आपके पास जो एटम है वो तो वही रहते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड है ना उसकी शिफ्टिंग होती है मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। अब इन सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर मैं अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लूं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा, ऑक्सीजन और आपके पास ये बेंजीन रिंग। अब देखो ये बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आपके पास क्या है, डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है,
नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव, और आपके पास यहां पर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है ना। तो हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसको आपस में कंपेयर करना है। अब यहां पर जरा गौर से देखना, आपके पास एक दफा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, बाकी 3 दफा नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, किस पे शिफ्ट हो रहा है, कार्बन के ऊपर। अब कार्बन आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। याद रखना ये जो फिनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस बना है ये आपके पास क्या है, लेस स्टेबल है। और ये वाला आपके पास क्या है, अगर इसको आप लोग देखें तो ये मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है भाई? पहली बात तो ये होती है ना कि अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस के वो उतने ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। हमने ये देखना है कि अगर आपके पास किसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मौजूद होगा तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर देखें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस हाइब्रिड देखें, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जब इसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो तो ये इतना ज्यादा अनस्टेबल फील नहीं करता, ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। लेकिन यहां पर आप लोग देखें नेगेटिव चार्ज 3 बार कार्बन पे आ रहा है, तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। और जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ये ज्यादा स्टेबल फील नहीं करता, ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता। इधर एक ही बार आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा बार किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आएगा तो वो वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये ज्यादा स्टेबल है और इसके पास क्या है, एक दफा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये लीस्ट स्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है ना। अब जिसका कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो आपके पास क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। वजह क्या है कि दोबारा से हाइड्रोजन को अपने साथ नहीं मिलाएगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। लेकिन यहां पर 3 दफा नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है तो ये ज्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहा, तो ज्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहा, लेस स्टेबल है, तो फिर ये आपके पास क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है। तो लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड के दरमियान में हो रही है। अब लास्ट में आपके पास क्या है, अल्कोहल को जो हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोनियम आयन बना और आपके पास क्या मिला, आपको अल्क ऑक्साइड आयन मिल गया। अब अल्क ऑक्साइड आयन को हम देखते हैं क्या ये स्टेबल है, तो अगर अल्क ऑक्साइड आयन को देखें तो ये सबसे अनस्टेबल है या लीस्ट स्टेबल है। अब इसके अंदर रीजन क्या है, अब यही चीज हमने आगे देखना है कि ये लीस्ट स्टेबल है। अब हम बात करते हैं अल्क ऑक्साइड आयन। तो जब हम अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे आयन बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, अल्क ऑक्साइड आयन बनते हैं। अब अल्क ऑक्साइड आयन को अगर आप लोग देखें तो पहली बात तो ये है कि आपके पास ये क्या है जी, लीस्ट स्टेबल है। ठीक है। 2 तरीकों से ये लीस्ट स्टेबल है। नंबर 1, इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है। अब रेजोनेंस ना होने की वजह से ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोग देखें इस ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसके साथ आर ग्रुप है और ये जो आपके पास आर ग्रुप है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये फर्दर इस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इतनी ही ज्यादा होगी और जाहिर बात है जब नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो वो इसके पास अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो फौरन से इसको क्या करेगा, वापस कर लेगा, वापस एक्सेप्ट करके अनडिसोसिएटेड फॉर्म बना लेगा। एक तो आपके पास क्या है जी, नो रेजोनेंस की वजह से, और दूसरा क्या है आपके पास, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस केस में यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो डेंस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं किसके ऊपर, ऑन ऑक्सीजन। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो आपके पास इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सो हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो आपके पास आयन है जिसको हम क्या नाम देते हैं, अल्क ऑक्साइड का नाम देते हैं, अल्क ऑक्साइड आयन का नाम देते हैं। तो ये फिर आपके पास क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है ना। इन दोनों से लीस्ट स्टेबल, क्योंकि उसके अंदर कोई रेजोनेंस ही नहीं है और इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको फर्दर डिस्टेबलाइज कर रहा है। जो जितना ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है ना वो इतना ही आपके पास क्या होता है, वीक एसिड होता है।
इसलिए अगर हम इस फार्मूले को यहां पे अप्लाई करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस लीस्ट स्टेबल है दोनों से, इससे भी और आपके पास इससे भी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने दो रीजन इसके देख लिए। अगर ऑक्साइड आयन के लिए हमने देख लिया था आपके पास पी के वैल्यू सबसे ज्यादा थी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम था सबसे। इसी तरह से अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कंजुगेट बेस की, तो जो अल्क ऑक्साइड है ये लेस स्टेबल होता है, और मैंने रीजन आपको बताया क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता, और दूसरी बात इंडक्टिव इफेक्ट भी इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल बनता है, और जो लेस स्टेबल होता है वो आपके पास वीक एसिड होता है। तो इसलिए हम बोलेंगे आपके पास अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से और आपके पास फिनोल दोनों से क्या होता है, लीस्ट एसिडिक इन नेचर होता है। तो बच्चों आप लोगों ने इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, और एंड में देखने के बाद इसको जो शुरू से हमने स्टार्ट किया है रीजन के साथ लिखना भी है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों आपके पास ज्यादा स्टेबल एसिडिक होता है फिनोल से, और फिनोल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है आपके पास अल्कोहल से। तो शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों ने लिखना भी है, यही आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।